हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी की बायोलॉजी मेंटर एजुकेटर सृष्टि मैम आज आप सभी का फिर से एक बार संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आई होप एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम आगे बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में एविडेंसेस ऑफ ग्लूकोज की बात की थी कि ग्लूकोज के ऐसे कौन-कौन से एविडेंसेस हैं जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। आज हम उसी की आगे बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम 2 एविडेंसेस पिछले क्लास में देख लिए थे, उसके बारे में हम बच्चों बात करेंगे। तो पहला एविडेंसेस था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेके कि ग्लूकोज का आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक लीनियर स्ट्रक्चर में हम बनाते हैं, एक स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6 होता है। मतलब जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन का शुगर है। तो ग्लूकोज में के स्ट्रक्चर के लिए पहला एविडेंसेस ये था कि जब हम ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में करा रहे थे, तो हमें एन नंबर ऑफ हेक्सेन्स मिल रहे थे जो एक लीनियर चेन में अरेंज थे। तो इस एविडेंसेस से हमने इस रिएक्शन से हमने ये एविडेंसेस निकाला था बच्चों कि जो ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल द 6 कार्बन अरेंज्ड इन अ सिंगल चेन। यानी कि ग्लूकोज में पाए जाने वाले जो कार्बन एटम हैं उनको हम एक स्ट्रेट चेन में बनाएंगे, जिससे एक हमें पता चला था कि जो ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन में ही पाया जाता है, उसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर ही होता है। सेकंड एविडेंस था ग्लूकोज के स्ट्रेट स्ट्रक्चर को लेके कि जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर NH2OH और HCN के प्रेजेंस में करा रहे थे, तो हमें ऑक्सीन और साइनोहाइड्रिन मिल रहा था। आप लोग जानते होंगे बच्चों कि जब हम ग्लूकोज या ऐसे कंपाउंड का रिएक्शन NH2OH या HCN के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ऐसे कंपाउंड में बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अगर ऐसे कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है तो हमें ऑक्सीन और साइनोहाइड्रिन मिलता है। हमें ऑक्सीन मिलता है NH2OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे, और साइनोहाइड्रिन के प्रेजेंस में हमें रिएक्शन कराने पे मिलता है साइनोहाइड्रिन मिलता है हमें HCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते थे ये सेकेंड रिएक्शन से कि जो ग्लूकोज है उसमें पाए जाने वाला ग्रुप कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप है। तो हम आगे बात करते हैं कि दूसरा एविडेंसेस क्या था। तीसरा एविडेंस था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेके कि जब हम ग्लूकोज का किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, तो हमें मिल रहा था ग्लूकोनिक एसिड। ऐसा हमें मिल रहा था बच्चों। तो हम लोगों जानते हैं केमिस्ट्री में एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो हमें पहला जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है एल्डिहाइड। फिर हम एल्डिहाइड का जब फिर से हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बच्चों, हम अगर ऐसा बोल सकते हैं कि अल्कोहल का अगर हम डायरेक्ट हमें अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें चाहिए, तो अल्कोहल का हम रिएक्शन हमें कराना पड़ेगा। ये माइल्ड है दोनों, तो हमें अल्कोहल का रिएक्शन कराना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें ये कार्बोक्सिल एसिड चाहिए था और यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा रहे थे, तो हमें मिल रहा था ग्लूकोनिक एसिड। यानी कहीं ना कहीं ये अल्कोहल तो नहीं था, क्योंकि अगर ये ग्लूकोज अल्कोहल की तरह बिहेव करता तो हमें यहाँ यूज करना पड़ता क्या, हमें यहाँ यूज करना पड़ता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऐसा था नहीं। तो देखिए बच्चों, अल्कोहल का अगर हम फिर फर्दर हम देखें, अगर ग्लूकोज अल्कोहल होता तो ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता वो हमें मिलता एल्डिहाइड। तो ये भी हमें नहीं मिल रहा था। तो तीसरे रिएक्शन से हमें ये एविडेंस निकल रहा था बच्चों कि ग्लूकोज जो है वो एक एक्ट एज एन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड की तरह एक्ट कर रहा है। एक
ग्लूकोज जो है एक एल्डिहाइड की तरह एक्ट कर रहा है। जब हम किसी एक एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन किया हुआ कंपाउंड का रिएक्शन हम किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यानी कि इस रिएक्शन से हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं, ग्लूकोज में कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा था। चौथा एविडेंस हमें मिला स्ट्रेट चेन के लिए कि जब हम ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करा दें, ग्लूकोज का हम एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराएं, तो देखो बच्चों हमें जो प्रोडक्ट मिला वो था ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। यानी ग्लूकोज में 5 जगह, देखो बच्चों 4 जगह यहाँ और 5वां ये, 5 जगह एसिटाइलेशन हो चुका था। ठीक है, अगर 5 जगह एसिटाइलेशन हुआ है ग्लूकोज में, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूकोज में कहीं ना कहीं 5 जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जा रहा होगा। क्योंकि हम केमिस्ट्री में, ये भी हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम केमिस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट का जिसमें अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप पाया जा रहा है, अगर उसका हम एसिटाइलेशन करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में उसका एसिटाइलेशन करा रहे हैं, तो जहां जहां OH पाया जाता है वहां वहां उस एसिटाइलेशन हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 5 जगह एसिटाइलेशन हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज में 5 जगह मतलब 5 ऐसे पोजीशन है जहां पर OH ग्रुप पाया जा रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एविडेंसेस था जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे थे। जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा रहे थे, हमें एक कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक सैक्रिक एसिड मिल रहा था। ठीक इसी तरह जब हम ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करा रहे थे, जब हम ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन करा रहे थे, तो भी हमें सैक्रिक एसिड मिल रहा था। इस एविडेंस से, इस रिएक्शन से हमें ये कंक्लूजन निकला था कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये सारे एविडेंसेस ये प्रूव कर रहे थे बच्चों की ग्लूकोज जो है एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है। ग्लूकोज में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज में प्राइमरी OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और ग्लूकोज में एसिटाइलेशन वाला रिएक्शन भी ये प्रूव कर रहा था कि ग्लूकोज में 5 जगह OH ग्रुप ही है, जहां जहां जिसकी वजह से ग्लूकोज का एसिटाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में कराने पे हमें 5 पोजीशन पे 5 जगह उसका एसिटाइलेशन हो जा रहा था। तो हम आगे बात करते हैं बच्चों, आगे है डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। जब हमें पता चल गया कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, यानी ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना दे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जो हमें प्रूफ हो चुका था कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है पिछले, अभी हम जितना भी एविडेंसेस डिस्कस किए उसके प्रेजेंस में, जिसके वजह से इस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पे ही एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया कि किस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम डी कहेंगे, कैसे किस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम एल कहेंगे। किसी भी ग्लूकोज में बच्चों देखो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को हम फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको फिशर ने दिया था। इसमें कहा क्या गया था कि अगर किसी ग्लूकोज में, अगर किसी शुगर में, अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो वो होगा डी फॉर्म। इस डी फॉर्म का बच्चों किसी भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कोई भी रिलेशन नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई शुगर किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उस डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे हम साइन देते हैं प्लस साइन। उस डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम साइन देते हैं प्लस साइन। अगर कोई शुगर किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करता है, तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वही लेफ्ट साइड रोटेट करता है, तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। लेकिन ये डी और एल फॉर्म किसी भी ग्लूकोज, किसी भी शुगर के ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन एक फिशर प्रोजेक्शन था, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप के प्रेजेंस में दिया गया था किसी भी शुगर को। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर किसी शुगर में OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी शुगर में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन है।
ठीक इसी तरह बच्चों अगर हम पूछे कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें बताइए आप सभी लोग कि ये जो ग्लूकोज है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा कि एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगा? तो देखो बच्चों, हम जब भी डी और एल फॉर्म देखते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी शुगर का लोअर एनोमेरिक कार्बन, सबसे लोअर मोस्ट एनोमेरिक कार्बन, तो इसमें अगर हम देखें कि सबसे लोअर मोस्ट एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो इसमें सबसे लोअर मोस्ट एनोमेरिक कार्बन ये है। इस कार्बन में पाए जाने वाला OH ग्रुप किस साइड है? अगर सबसे लोअर मोस्ट एनोमेरिक कार्बन में पाए जाने वाला OH ग्रुप इसमें किस साइड है बच्चों, जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसमें अगर लेफ्ट साइड है तो ये है एल फॉर्म, ये है एल फॉर्म। तो आप समझ गए होंगे बच्चों की किसी भी शुगर में पाए जाने वाला OH ग्रुप जिस साइड होगा, उसके बेसिस पे हम उस शुगर को डी और एल फॉर्म नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब अभी तक हम देखें कि जितने भी एविडेंसेस थे वो सारे के सारे एविडेंसेस ग्लूकोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को प्रूव कर रहे थे। फिर हमें एक कैसे पता चला कि ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है? ऐसा भी ऐसा होने के लिए भी कई सारे ऐसे रिएक्शन कराए गए जिसको ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पा रहा था। अगर ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पा रहा था तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड में आएगा ना कि अगर ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पा रहा है यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो कुछ सही नहीं बना रहे हैं। तो कौन कौन से एविडेंसेस है बच्चों जिससे हमें पता चला कि जो ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर बना रहे थे वो सही नहीं बना रहे थे? तो पहला जो फैक्ट था, जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो था ये पहला रिएक्शन कि जब हम ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप अगर फ्री फॉर्म में रहता, ग्लूकोज में पाए जाने वाला, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप अगर फ्री फॉर्म में होता तो उसका हम एल्किल एमीन से रिएक्शन कराते तो बनने वाला प्रोडक्ट हमें सिर्फ बेस के फॉर्म में मिलता। लेकिन जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एल्किल अमीन के साथ करा रहे थे, जब हम ग्लूकोज का के स्ट्रक्चर का रिएक्शन एल्किल अमीन के साथ करा रहे थे, ग्लूकोज का रिएक्शन एल्किल अमीन के साथ करा रहे थे, तो हमें सिर्फ बेस नहीं मिल रहा था। तो हम ये बोल सकते हैं या हम ये सोच सकते हैं कि ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप कहीं ना कहीं फ्री फॉर्म में नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ बेस नहीं बना रहा था। ठीक इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एविडेंस क्या था जो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वो ये था कि ग्लूकोज में अगेन पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप अगर NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन ग्लूकोज को फिर से हम NaHSO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था। तो फिर से हमें ये लगा कि ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप कहीं ना कहीं फ्री नहीं है। तीसरा एविडेंस ये था कि अगर ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप फ्री रहता, अगर ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप फ्री रहता तो वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीन बनाता, जो कि ये वाला एविडेंस हम स्ट्रेट चेन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए प्रूव भी किए थे। लेकिन उसके बाद जब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन रहा था तो इसी पेंटा एसीटेट का जब हम रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करा रहे थे तो वो हमें ऑक्सीन नहीं दे रहा था। तो फिर से हमें ये एविडेंसेस मिला कि जो ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप है बच्चों वो कहीं ना कहीं फ्री नहीं है। तो हम आगे बात करते हैं कि अगर ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बोनिल ग्रुप फ्री नहीं है, तभी तो हमें ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करने पे हमें ये दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रूफ था कि ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट चेन में पाया नहीं जाता है। वो क्या था बच्चों की ग्लूकोज को देखा गया कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म था ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और दूसरा फॉर्म था ग्लूकोज का बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ऐसा क्यों था कि जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन था, लेकिन ये
पाया कैसे जा रहा था, हमें अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिला कैसे था, तो हम अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। अगर हम ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन करा दें किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में 303 केल्विन पे, तो हमें अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिल रहा था। ठीक इसी तरह बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन था, अगर हम इसका फिर से क्रिस्टलाइजेशन करा दें हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो फिर से हमें ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिल जा रहा था एट 371 केल्विन पे। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे बच्चों, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं इससे भी एविडेंसेस मिला, कंक्लूजन मिला कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर से शुरुआत हुई ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म की या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा था उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था उसमें पाए जाने वाला OH ग्रुप, ग्लूकोज में पाए जाने वाला OH ग्रुप जाके एल्डिहाइड ग्रुप से बाइंड कर दे रहा था। ग्लूकोज में पाए जाने वाला OH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से ऐड हो जा रहा होगा, तभी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। दूसरा था कि ग्लूकोज का जब OH ग्रुप जाके एल्डिहाइड ग्रुप से ऐड हो जा रहा था, तो एक साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था। तीसरा था कि ग्लूकोज का सारा 6 कार्बन है, वो जब ग्लूकोज में पाए जाने वाला OH ग्रुप एल्डिहाइड के साथ कंबाइन कर रहा था, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना रहा था। चौथा हम बात करें कि OH जो ग्रुप है वो कौन सा OH ग्रुप जाके एल्डिहाइड पे बाइंड कर रहा था। ऐसा तो नहीं था कि ग्लूकोज में सिर्फ एक OH ग्रुप पाया जा रहा था। तो ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन नंबर 5 का ग्लूकोज, ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन नंबर 5 का ग्लूकोज जाकर इन्वॉल्व हो रहा था रिंग फॉर्मेशन में कार्बन नंबर 1 के। कार्बन नंबर 1 पे क्या पाया जा रहा है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कार्बन 5 में पाए जाने वाला OH ग्रुप 1 के एल्डिहाइड ग्रुप से जाके रिएक्ट कर रहा था और एक 6 मेंबर्ड ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करें तो ग्लूकोज का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम देखे हैं, यानी 5 कार्बन नंबर वाला OH ग्रुप 1 2 3 4 5 पोजीशन पे पाए जाने वाला OH ग्रुप जाके कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन नंबर 1 पे जाके बाइंड कर रहा था और अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बना रहा था। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज था क्या कि ये जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है बच्चों, अगर इस कार्बन पे जाकर राइट हैंड साइड में, कार्बन पे जाके राइट हैंड साइड में अटैच हो जाए तो इसको हम कहेंगे अल्फा फॉर्म। अगर यही OH ग्रुप जाकर इसके लेफ्ट हैंड साइड में अटैच हो जाए तो इसको हम कहेंगे बीटा फॉर्म। यानी इसमें भी अल्फा और बीटा फॉर्म OH ग्रुप किस साइड जाके अटैच हो रहा है उसके बेसिस पे दिया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखो ये OH ग्रुप यहां से निकला और जाके राइट हैंड साइड में अटैच हो गया, इसको हम कह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज। फिर यही का OH ग्रुप अगर जाके लेफ्ट हैंड साइड में अटैच्ड हो गया तो इसको हम कह रहे हैं बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बच्चों देखो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि अल्फा, अल्फा देखो अल्फा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन है इसीलिए। डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH ग्रुप राइट साइड है इसलिए। प्लस क्यों बोल रहे हैं बच्चों, यही मैं उस दिन अभी थोड़ा देर पहले बोली कि डी और प्लस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो डी है वो D&L कॉन्फ़िगरेशन है, जो प्लस है वो डेक्स्ट्रो और लीवो है। अगर ग्लूकोज में पाए जाने वाला OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, यानी ग्लूकोज उस लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है। अगर ग्लूकोज किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो वो प्लस साइन रखता है या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रो
रोटेटरी ग्लूकोज है। ग्लूकोज एज ऑलवेज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसको हम कर लिखेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज के। वो जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर से हमें कंक्लूजन निकला ये कि कार्बन वन जो है ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन नंबर वन, जहां पर OH ग्रुप आके अटैच हो रहा है, ये दोनों कार्बन आपस में एनोमेरिक कार्बन है। ये दोनों कार्बन आपस में एनोमेरिक कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज differ only at carbon number 1 position due to the presence of OH group। अगर ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन नंबर वन एक दूसरे के अपोजिट है, और क्यों अपोजिट है? प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण सिर्फ एक पोजीशन पे एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज में पाए जाने वाला कार्बन नंबर वन एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए ग्लूकोज के कार्बन वन को C1 को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अभी हम इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग तब तक रिवाइज कीजिए, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइए, जो चीजें नहीं समझ में आई है आज के क्लास में पिछले 2 क्लास में वो हमें कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए, हम आपके आंसर्स को जरूर से इस वीडियो पे फिर से लेकर आएंगे। थैंक यू।